जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित हम सब संगत की तरफ से स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप और पाठ की घड़ियां हम सब संगत को ब्लेस करने के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज हम सबके बीच में गुरु महाराज जी ने रश्मि जैन आंटी जी को भेजा है। आई वेलकम आंटी जी, आप आएं और गुरु महाराज जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करें। हम हम सब गुरु परिवार के साथ। तो आई वेलकम आंटी जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी जय आंटी। गुरु जी। गुरु जी को बार बार प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आज आपने ये दिन दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। ये कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था, अपना सत्संग शेयर कर, बड़ा सत्संग शेयर कर। मुझे समझ नहीं आ रही थी बात, मुझे लगा किसी और के लिए ये बात होगी। फिर एक सत्संग में मैं गई और वहां मेरी गुरुजी की संगत से बात हुई और कैसे गुरुजी कनेक्ट करें, वो गुरुजी ही जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं संगत जी के गुरुजी को जो कराना होता है वो गुरुजी खुद ही करा लेते हैं, हम चाहे कितनी कोशिश कर ले। तो मुझे तो लगता है बस गुरुजी ने आज का दिन डिसाइड करा है। तो सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई 9 जुलाई 2022 में। ऐसे तो गुरुजी कहते हैं तेरी जर्नी कब से शुरू हुई है वो गुरुजी ही जानते हैं, और ये बात अब मुझे भी फील होने लगी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत पहले से है। लेकिन जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, उसकी पहले की बात बता रही कि 2022 में मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी हुई। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत, मेरे अंकल जी की, उनके हार्ट में एक होल था, जो कि उनके बचपन से ही हार्ट में होल था। तो जब वो 10 साल के थे तब उनका एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और उनके हार्ट में जो होल थे वो सारे ठीक हो गए थे, बस एक होल डॉक्टर ने छोड़ दिया था संगत जी। तो अभी ये 47 की ईयर्स में उनको पता नहीं, वो 10 ईयर में उनका ऑपरेशन हुआ था मुंबई में। लेकिन ये बात वो उनके दिमाग से सब निकल गई कि कोई उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी और कोई ऐसे ऐसे हार्ट में होल भी था। उसके बाद 2022 21 कह लीजिए संगत जी, 21 नवंबर की बात है कि उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आनी, फिजिकली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। थोड़ी सी उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई या कुछ ऐसे इंडिकेट। तो उस समय क्या है संगत जी, लगता था कि कोविड का भी टाइम था 2021। तो हम लोग का जैसे सर्जिकल का, मेरे अंकल जी का बिजनेस है, तो हमें लगता था कि कहीं कोविड वोविड के पेशेंट आते हैं हमारे ऑफिस में तो हो सकता है जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है कोविड हो गया हो। तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार नवंबर में प्रॉब्लम आई। उसके बाद फिर हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया। नवंबर में ऐसे ही 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए। उसके बाद 2022 आया। तो फिर न्यू ईयर में भी हमारा जाने का कहीं प्रोग्राम बना न्यू ईयर में, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि अंकल जी की फिर तबीयत खराब हो गई। फिर हमारे अंकल हैं, एक डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं, उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरे अंकल जी का टेस्ट वेस्ट कराया, सारा कराया। तो उन्होंने देखा तो उनको बात याद आ गई कि बचपन में जो एक होल रह गया था वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो उन्होंने मेरे अंकल जी को कहा कि तो ऐसे ऐसे है, दिल्ली चला जाए या मुंबई चला, कहीं भी चला जाए, जरूरी है, एक हार्ट में होल दिख रहा है जो कि प्रॉब्लम करेगा, तो इसको ठीक कर लो, ऑपरेशन करा लो। तो मेरे अंकल जी बहुत डर गए कि फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन के नाम से तो आप जानते ही हो संगत जी, सबको डर लगता है। मेरे अंकल भी बहुत डर गए। लेकिन ठीक है, जो कराना था कराना था। मेरे हस्बैंड बोले नहीं अभी छोड़ दो, क्या ही कराऊंगा, उनका बीपी भी हाई हो रहा था।
तो बोले कोई बात नहीं है। तो फिर मेरे अंकल जो थे डॉक्टर, उन्होंने बीपी की मेडिसिन वगैरह दी मेरे हस्बैंड को, तो वो थोड़ा फील अच्छा करने लगे। तो बोले छोड़ो अभी क्या ही करूंगा, दिल्ली जाऊंगा। डॉक्टर्स के पास जाने में उनको बहुत डर लगता था, बट पता नहीं धीरे धीरे उनकी तबीयत हल्की हल्की बीच बीच में खराब होती रहती थी, पता। और फिर तो आप जानते हो ना कि हम लोग का हस्बैंड की तबीयत खराब हो तो हम कितने वरी हो जाते हैं। बस मैं उनके पीछे लग गई, चलो दिल्ली एक बार दिखा लेते हैं, चाचा ने कहा है कि ऑपरेशन कराना जरूरी है, लेट मत करो। चलो, बोले नहीं 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 जाएंगे अभी, फालतू का तुम लफड़े में मत पड़ो, क्या फायदा, अभी डॉक्टर के पास जाओ कुछ का कुछ बता देते हैं। यार मैं अभी नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैं पीछे लगती रही कि नहीं, करा लो, चीजों को बढ़ाओ मत किसी तरह। संगत जी हम लोग चले गए दिल्ली। वहाँ हमने अप्रैल में 2022 में टेस्ट वेस्ट कराया। फिर वहाँ डॉक्टर बोले कि ठीक है अभी आप ऑपरेशन करा सकते हैं, 3-4 दिन की बात है। तो फिर मेरे अंकल को बहुत डर लग रहा था, तो वो उस समय तो ऑपरेशन कराया नहीं हम लोगों ने, और हम वापस आ गए रांची। उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद हम दिल्ली गए कि चलो ठीक है ऑपरेशन करा लेते हैं। ये 9 जुलाई की बात है संगत जी। हम लोग दिल्ली गए, और जिस दिन हम दिल्ली गए उस दिन, हाँ, मेरे हस्बैंड के बुआ जी वहाँ मॉडल टाउन में रहती है, तो उनके यहाँ हम गए। उनके यहाँ हमारी चाय, और उस दिन डिनर का प्रोग्राम बुआ जी के यहाँ था। उस दिन जब हम वहाँ गए तो सारे भाई बहन लोग बैठे थे, बुआ जी के बच्चे और हम लोग। अ, मेरे अंकल जी का भाई है वो, उनकी फैमिली भी। तो उस दिन पता नहीं क्या ही बात हुई संगत जी, उस दिन सिर्फ हम गुरु जी महाराज के बारे में ही बात कर रहे थे। मतलब जैसे हम जैन हैं तो जैन गुरु गुरु महाराज के बारे में बात कर रहे थे, हिंदू गुरु महाराज के बारे में बात कर रहे थे। तो हम जिनके घर गए थे तो वो जैन ही थे, तो कहते अपने धर्म में रहना चाहिए, दूसरे के धर्म को नहीं मानना चाहिए। मैं तो जैन हूँ, मैं कहीं नहीं जाता आता, जैन धर्म को ही मानता हूँ, जो जिस कास्ट में हो उसको वही धर्म फॉलो करना चाहिए। काफी लंबी बात हुई, सब अपने अपने व्यू दे रहे थे। और मतलब पहली बार इतने सालों में, 20 साल से शादी को हो गए संगत जी, कभी इस टाइप की बात नहीं हुई। हमेशा इधर उधर की बात, हंसी मजाक, पार्टी फंक्शन, यही बातें होती थी। पहली बार कोई गुरु जी के बारे में उस दिन बात हुई। ऐसे बात चलते चलते काफी 3-4 घंटे तक बात हुई। तो मेरी देवरानी है जो दिल्ली में है, वो गुरुजी को जानती, कहती है आजकल एक गुरुजी और हैं जिन उनको बहुत फॉलोअर्स हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ हाँ एक गुरुजी है, मैं भी आजकल देखता हूँ जिनके, जो टकले टाइप के हैं। सीधे मेरे अंकल जी ने यही बात बोली। तो फिर जब ऐसे वो बोल तो दिए, लेकिन मेरी देवरानी को पता नहीं कुछ लगा या क्या, लेकिन मेरे अंकल जी को लगा कि हो सकता है मेरी इनको हर्ट ना हो गया हो। तो वो जाते जाते रात को बोले कि ऐसा है। मेरी देवरानी को कहा कि बुरा मत मानना। बोला नहीं कोई बात नहीं है भैया, होता ही है। बोला हाँ आजकल बहुत से गुरु आगे, पता ही नहीं चलता कौन सही है क्या गलत है। भैया मैं तो कोई गुरु को नहीं मानता हूँ। ये बात मेरे अंकल जी ने कही। फिर सारी बात हो गई, फिर हम चले गए, रात को अपने घर जाके सोए। दूसरे दिन हमें हॉस्पिटल जाना था, एडमिट हो गए। मैं, मेरे अंकल, उनके छोटा भाई, मेरे अंकल के मामा जी मामी जी भी वहीं पर हैं दिल्ली में ही। उन लोगों ने सारी चीजें अरेंज करी। फिर 10 जुलाई को एडमिट हुए। तब भी मेरे अंकल बहुत डर रहे थे। रूम मिला, फिर हम सब शिफ्ट हो गए रूम में। और लंबा तो बहुत है सत्संग ऐसे गुरुजी, मैं छोटे में ही बताती हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ चीजें तो छूट ही जाएगी। तो फिर सारा प्रोसेस हुआ उस दिन डॉक्टर का, 10th को और 11th को। उसके हार्ट में एक जो होल था उसमें वेल्व लगना था, कैथेटर के थ्रू उसका ऑपरेशन होना था संगत जी। वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे वहां पर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में, उनके थ्रू, उनके हाथ से होना था। तो संगत जी 11 जुलाई को उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ठीक से हो गया। फिर उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया, क्योंकि उनके चाइल्ड का वो बचपन का ही कुछ इशू था, तो उन्हें चाइल्ड आईसीयू में ही शिफ्ट कर दिया गया। मेरे अंकल को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। बोले ये कैसा आईसीयू है, मैं सबसे बड़ा एक मैं ही हूँ, और सब यहाँ न्यू बॉर्न बेबीज, 6 मंथ्स के बेबीज हैं। हम लोगों ने ठीक कहा कोई बात नहीं है, चलो 2-3 दिन की बात है, यहाँ से निकल जाओगे। आईसीयू में थे, पता नहीं संगत जी वो ऑपरेशन सही नहीं हुआ, और 2-3 दिन तक लगातार मेरे अंकल के यूरिन से ब्लड आता रहा आता रहा। डॉक्टर को पूछा ये क्या बात है, ब्लड क्यों आ रहा है यूरिन से। बोला नहीं होता है कभी कभी, कैप लगाया है, हो सकता है थोड़ा सा होल हो, धीरे धीरे वो
पैच अपनी जगह ले ले, और जो हल्का सा जो होल रह गया हो वो कवर कर ले, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे अंकल बहुत घबरा रहे थे। जब भी यूरिन पास होता उसमें ब्लड आता चला रहा था। डॉक्टर कह रहे थे ये ग्रेजुअली लाइट होता चला जाएगा, यूरिन का कलर आ जाएगा, लेकिन वो ग्रेजुअली ब्लड रेड होता जा रहा था संगत जी। फिर ऐसे ही मेरे अंकल घबराते घबराते फिर 2-3 दिन तक ऐसे ही चला। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर मेरे मामा जी ने एम्स में और भी कई, मुंबई में उनका एक हॉस्पिटल है, वहां से पता करा तो बोले ये तो एक हिमोलिसिस की प्रॉब्लम है, इसमें रेड ब्लड सेल्स है जो डैमेज हो जाते हैं, तो आप जल्दी से इनका ओपन हार्ट सर्जरी कराओ, नहीं तो कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है। रात को ही डॉक्टर से बात हुई कि क्या करा जाए, तो बोला हाँ ये तो बहुत प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी कर लेते हैं। गुरुजी मैं सॉरी संगत जी, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फिर दूसरे दिन ही इनका ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, और वो सर्जरी भी ठीक हो गई। जब बाहर आए डॉक्टर कहा कि सर्जरी ठीक से हो गई, चलो ये भी हो गया। तो 2-3 दिन जाके आईसीयू में फिर एडमिट हुए, तो हमें पेशेंट और पेशेंट आते थे संगत जी। और मेरे हस्बैंड तो आईसीयू में ही थे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन ऐसे दिन निकलते चले गए। और कभी भी कोई डॉक्टर आए तो ये नहीं कहते थे कि हाँ रिकवरी हो रही है, अच्छा बताते अच्छा बताते। और मेरे अंकल धीरे धीरे गड़बड़ाने लगे, बिल्कुल कोई मेडिसिन उनको नहीं लग रही थी, और कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा था, केस बिगड़ता ही चला जा रहा था। उनको लंग्स, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आई, और उनको फिर से वेंटिलेटर पर डाल दिया। फिर उनके धीरे धीरे यूरिन पास आउट होना बंद हो गया, और उनको वेंटिलेटर पर डाला, उसका डायलिसिस होनी शुरू हो गई, किडनी शट डाउन हो गई। मतलब इस तरह से केस उलझता चला गया, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा था, हम सब भी सारे परेशान, क्या करे ना करे संगत जी। क्या बताऊं, ऐसी परेशानी थी सचमुच, कुछ बता ही नहीं सकते। पूरे चारों तरफ से फैमिली एकदम डिस्टर्ब। फिर 9 अगस्त की बात है संगत जी। एक मेरे फ्रेंड हैं जो रांची से गए थे मेरे पास मिलने के लिए, अनुराग को देखने के लिए। मेरे हस्बैंड का नाम अनुराग है, उसको देखने के लिए। उसने जब उसको आईसीयू में देखा मेरे अंकल को, तो बहुत घबरा गया कि बाय गॉड मेरे दोस्त की क्या हालत हो रखी है। उसने डॉक्टर की फाइल उठाई, और डॉक्टर फोर्टिस एस्कॉर्ट से वो फाइल लेके मेरे देवर के साथ में वेदांता चले गए। बोले मैं वहाँ के डॉक्टर्स को भी दिखाता हूँ, थोड़ा सोर्स वोर्स लगा के वहाँ भी दिखाया। और उस 9 अगस्त की बात है संगत जी। वो उसी दिन गुरुजी हॉस्पिटल में मैं रहती थी, वहां पर मुझे एक रूम दिया गया था, प्लेटिनम रूम, वहां पर मैं रहती थी। तो वहीं पर एक मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हैं जो गुरुजी की संगत हैं, वो रात को 11:30 बजे गुरुजी का स्वरूप लेके मेरे रूम में आते हैं। और संगत जी 10th of August को मेरे अंकल का ऑपरेशन होना था, लंग्स का ऑपरेशन, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशन था। बहुत डर लग रहा था। उसके पहले दिन जब मैं पेपर साइन करी हूँ हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल में मैं एकदम पागलों की तरह घूम रही हूँ, क्या करूँ क्या डिसीजन लूँ, ऑपरेशन कराऊं ना कराऊं, इतना कुछ दिमाग में चल रहा था। बट ठीक है जो है, ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। 10th को उसका, 9th की रात की है, मैं ऑपरेशन के लिए पेपर साइन करके आई, और मैं फिर फोर्टिस एस्कॉर्ट से मैं बाहर लॉन में आके घूमने लगी। लॉन में आके घूम रही हूँ तो मुझे पता नहीं वो क्यों रास्ता, मुझे लॉन का जहाँ से मेरा दोस्त आने वाला था, वो गया हुआ था मेदांता, वो आया नहीं था। 11:30 बजे तक मैं उसका वेट कर रही थी। और क्या बताऊँ संगत जी, मुझे वो जो आने जाने का वे है वो मुझे इतना सुंदर लगा, जैसे लगता पता नहीं आज कौन आने वाला है। मैं ऐसे वेट कर रही हूँ, लिटरली मेरे ये दिमाग में है कि क्या मैं किसका वेट कर रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा है रास्ता, इतना रोशनी सी आ रही है। मतलब उस समय तो मुझे ये सब चीजों का, गुरु जी का बिल्कुल भी नहीं पता था, बट ऐसा लग रहा था कोई करण जौहर की मूवी की शूटिंग हो रही है, और कोई किसी का वेट कर रहा हो। फिर अंदर से एक आवाज आई, बड़े मच्छर काटने लगे, तो अंदर से एक आवाज आई कि अंदर जा अंदर जा। तो मैं अंदर चली गई, अंदर चली गई। फिर खाई नहीं थी, बहुत तेज भूख लग रही थी। फिर अंदर जाए गई, अपना डब्बा खोला और खाना खाया। खाना खा के जैसे ही मैं लेटी, मेरे फ्रेंड और मेरे फ्रेंड की वाइफ गुरुजी का स्वरूप लेकर मेरे कमरे में आए। जैसे ही गुरुजी का स्वरूप देखा, पता नहीं मुझे ऐसे क्या लगा कि साक्षात भगवान मेरे पास खुद आए हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन पता नहीं दिमाग से सबसे पहली बात ये, सर 7 वंडर्स इन माय लाइफ, गुरुजी खुद आए हैं। मैंने ये बात बोली। वैसे ही मेरी
जो फ्रेंड के फ्रेंड थे वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि क्या बात है, इसको कैसे पता, वो इतनी बड़ी बात बोल दी, दैट 7 वंडर्स इन माय लाइफ। और मैं अंदर ही अंदर जैसे लगता है कि गुरुजी से बात कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ उनको, उसके आप कहाँ थे, आप अपने से आए मेरे ऊपर, आपने इतनी ब्लेसिंग करी कि आपको खुद आना पड़ा, मैंने ये बात बोली। बाद में मुझे ये सब चीजें याद आई कि मैंने ऐसी बात बोली, उसने मुझे ये सब बताया कि तूने ऐसे ऐसे कहा। फिर वो मेरे से गुरुजी के बारे में काफी बात करी कि रश्मि गुरुजी का सत्संग आते हैं सुनना। उसने 3 4 सत्संग शेयर करे और फिर काफी बातें बताई गुरुजी के बारे में। उसने 2 4 मोबाइल पे बोला, लिंक दिया कि ये सत्संग सुनना। फिर मैं रात को 2 2:30 बजे वो बोली कि मेरे घर चल, तू यहाँ अकेले परेशान होगी, सोएगी अकेली, अच्छा है। मतलब नहीं, दूसरे दिन अंकल का ऑपरेशन था लंग्स का। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा फ्रेंड है वो, मैंने उनको कहा कि आप चले जाओ इनके साथ। तो कहा नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा है, कल ऑपरेशन है, अगर हम लोग रात को सोएंगे नहीं तो डिस्टर्ब रहेंगे, आप चले जाओ इनके घर। मतलब पक्का चल जाऊं। फिर वो उनके साथ चले गए और मैं अकेले रूम में सो गई संगत जी। जब मैं सोई हूँ सत्संग सुनते सुनते, कब मेरी आंख लग गई, मैं सो गई 2 2:30 बजे। सुबह 4 बजे की बात है संगत जी, मैं ऐसी गुलाबों की खुशबू आई, इतनी फ्रेगनेंस, इतनी फ्रेगनेंस, मैं एकदम कंफ्यूज। मैंने सुना नहीं था सत्संग में कि फ्रेगनेंस भी आती है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ऐसी फ्रेगनेंस आई और मुझे कोई कह रहा है उठ उठ। मैं सोचू अभी तो 2 घंटे तो हुए ही हैं सोने के लिए, सोई हूँ, कैसे उठूं, हिम्मत ही नहीं लग रही संगत जी। बट पता नहीं कि कोई कह रहा उठ जा उठ जा, बस मेरे माथे पर खड़े होके मैं उठ के खड़ी हुई तो ऐसा लगता है गुरु जी के चरण है। मैंने गुरु जी के चरणों को प्रणाम किया और फिर मुझे एकदम पता नहीं, खाली फ्रेगनेंस इतनी तेज आ रही, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस थी, मैं वो बता नहीं सकती। वैसा लगता आज भी मुझे वही फ्रेगनेंस चाहिए, जैसे लालच है मुझे उस फ्रेगनेंस का, ऐसे फीलिंग आती है मुझे तो। उसके बाद मैंने उस जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने उनको फ़ोन किया, सुबह सुबह 4:30 5 बजे थे। तो फिर उनका फ़ोन नहीं उठा, तो मैं सोची ठीक बात है, रात को तो वो गई हैं, सो रही होंगी। फिर 6 6:30 बजे उनका फ़ोन आया, क्या हुआ रश्मि? मैंने कहा बहुत फ्रेगनेंस आ रही, पता नहीं। बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी खुद आए, गुरुजी ने दर्शन दिया तेरे को, बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। और ऐसा ऐसा मुझे अजीब सा लगा रात को। तो सारी बात मैंने जब उनको बताई तो बोले तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। फिर क्या बताऊं संगत जी, जो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई और गुरुजी तो मेरी बाह पकड़े हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते। मैं उनका ऐसा नहीं था कि सत्संग सुन रही थी, लेकिन वो इस तरीके से मेरे साथ रहते, उनकी फ्रेगनेंस इतनी मुझे आती, ऐसा लगता किधर है गुरुजी। मुझे उस समय नहीं पता था कि गुरुजी फ्रेगनेंस में होते। मैं सोचती थी किसी आदमी में है, मैं जिधर से जाऊं उधर फ्रेगनेंस आए। सोचती ढूंढती रहती थी, लिटरली लिटरली मैं सोचती थी ये मेरे कुत्ते जैसी नाक कैसे हो गई है, हर समय मुझे वही वही फ्रेग्रेंस आती रहती थी, कहाँ से आ रही है कहाँ से आ रही है, मैं ढूंढती रहती थी। और जो भी जो अनुराग के लंग्स का ऑपरेशन हुआ संगत जी, पता है वो भी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल हैं, उन्होंने लंग्स का ऑपरेशन करा। और बाद में पता चला कि वो भी गुरुजी के फॉलोअर्स, वो भी गुरुजी की संगत। 10th को जब उनका ऑपरेशन हुआ संगत जी मेरे अंकल का, तो उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया बिल्कुल कि 8 10 दिन तक ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, 6 7 दिन तक। उसके बाद ही अगर ये उठे तो फिर उठ गए और ना उठे तो नहीं उठे। पूरे घर में टेंशन, इतनी टेंशन रहा करती थी, इतनी टेंशन रहा करती थी। लेकिन एक बात है संगत जी, गुरु जी ने जो फैमिली दी मेरी, जस्ट लाइक अ हेवन। धरती पर सर सचमुच स्वर्ग है तो वो मेरी फैमिली है। फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली क्या सपोर्ट नहीं करते थे। सबने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। रांची में मेरी फैमिली का सबने, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का ध्यान रखना। अनुराग के मदर फादर इन लॉज है मेरे, ओल्ड एज है, इतना ध्यान रखा ना मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली ने, कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे मामा जी हैं, मामी जी दिल्ली में, वो साथ में रहते थे। और इतनी अच्छी मेरी मामी जी भी, उनका भी बहुत बहुत, वो सब गुरु जी पता नहीं कैसे क्या करा रहे थे। बट उस समय तो गुरु जी का नहीं पता था, लेकिन आज सब कुछ समझ में आता है कि हाँ गुरु जी ये है। गुरु जी हर पल समझाते हैं कि कहाँ कहाँ मैं था और कहाँ कहाँ भी मैं हूँ। गुरु जी की बड़ाई जितनी करी जाए उतनी कम है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है गुरु जी की, अपने गुरु की बड़ाई करने की। संगत जी इतने प्यारे गुरु जी हैं, इनको बस मानते रहो आप।
हम कहते तो है कि हमें भगवान, बस यही हमें कहना चाहिए, भगवान जो करना है आपको करना है, छोड़ दो उनको। मतलब संगत जी आप समझ नहीं पाते, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी। 4-5 दिन, 10 तारीख के बाद जब 4-5 दिन हो गए, तो जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था वो आए आईसीयू में, मैं वहीं बैठी हुई थी। देखे, इनका कोई रिएक्शन नहीं था, और इनका बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी सही नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब चीजें हाथों से निकलती जा रही है। बट मेरे को कभी भी गुरुजी ने ये नहीं फील कराया कि हाँ तुम्हारे हाथ से निकल रही है कोई चीज। इसी बीच मैं बड़े मंदिर गई संगत जी। 12 तारीख की बात है, 12 अगस्त को मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई। या जल प्रसाद गुरु जी का ला के दिया मेरे अंकल को, किसी ने, मैंने पिलाया उनको जल प्रसाद। फिर मैं बड़े मंदिर गई। उस समय गुरु जी के बापू जी हैं, वो नहीं थे हमारे साथ। तो बड़ा मंदिर बंद था, मैं बाहर से दर्शन करी, बाहर से दर्शन करके गाड़ी में बैठी। तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो कहते चलो चलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पाँच इतनी दूर आए तो 5 मिनट बैठते हैं। 5 मिनट जब मैं बैठी संगत जी, मतलब जहां पर अभी मुझे पता है कि वहां शिवलिंग है, उस समय तो मुझे नहीं पता था। इतनी तेज फोकस लाइट आई, जैसे डीजे वीजे में जो फोकस लाइट पड़ती है उसकी रेज आती। मैंने क्या उनको पूछा ये क्या है, बोला नहीं यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, उसी की कोई लाइट वाइट होगी। ठीक है। बट मैंने कहा पता नहीं यार, ऐसे तो कुछ अगल बगल दिख नहीं रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, रात को कुछ समझ भी नहीं आया। और वहां से मुझे उस दिन जब फर्स्ट डे गई ना, संगत जी मुझे 2 गुलाब का एक छोटा सा बुके दिया था वहां किसी संगत जी ने। इतनी खुशी हुई, पता नहीं, ये खुशी भी ऐसे लगता है भगवान ही दिमाग में डालते हैं कि ये ले जाओ। फिर मैं अपने अंकल के पास ले जाके रखे। ऐसे लगता है कि एक मैं और एक अनुराग, वो गुलाब देख के मुझे ऐसा लगा भगवान ने ही दिया है कि तुम दोनों साथ हो। मैं जाके आईसीयू में रात को 12 बजे उसके बेड के पास में रख दी। और आईसीयू में भी कोई मना नहीं करने वाला कि आप 12 बजे क्यों आ रहे हो, क्यों गुरुजी का प्रसाद लेके आए। मैं हर बार गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाते, गुरुजी ऐसे अंग संग साथ रहे हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। जब भी मुझे ऐसा लगता है दिन भर गुरुजी मेरे साथ घूम रहे हैं। मुझे सब में गुरुजी ही दिखते, सब में गुरुजी दिखते। मैं सोचती पता नहीं एक अंकल में गुरुजी दिख रहे हैं। मैं कहा भगवान अगर आप हो, साक्षात हो, और सचमुच ये आप हो, तो फिर मुझे आज बड़े मंदिर बुला लेना, तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप हो। ऐसे तो मैं आपके यहाँ पैर नहीं छू सकती, लेकिन मुझे फील आ रहा है कि ये आप हो। तो संगत जी मैं क्या बताऊं, उस दिन मैं शाम को बड़े मंदिर चली गई। और कई बार मैं बड़े मंदिर गई, और पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, ऐसे गुरु जी महाराज के स्वरूप देख के मैं इतनी खुश हुई, बाहर से खुश हुई कि नहीं हुई उस समय मुझे कुछ नहीं। बाद में मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कोई अपनी फैमिली से मिलता हो, बिछड़े हुए से मिलता हो। जो खुशी होती है ना, ऐसे अंदर से हंस पड़ी हूँ मैं, ऐसी खुशी। बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं इतनी प्रॉब्लम में, मेरे हस्बैंड आईसीयू में, और मैं ऐसी खुश हो रही हूँ। मुझे भी नहीं समझ में आई बात। उस समय ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंटरकनेक्ट भी नहीं हुए थे गुरुजी, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें गुरुजी खुद करवा रहे हैं। ये धीरे 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 समझ में चली आई बात। 16 अगस्त की बात है संगत जी, डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसकी तो लग नहीं रहा कुछ भी सर्टेनिटी, तो आप अपनी सारी फैमिली को बुला लो रांची से। मेरी सारी फैमिली 17th को पहुंच गई मेरे पास, 17 अगस्त को। उस दिन मैं मंदिर, वहां भोले बाबा की पूजा करने के लिए किसी पंडित जी ने कहा था, मैं वहां भोले बाबा की पूजा करने के लिए मंदिर, मैं पहले जाप करी थी सुबह उठते। तो मेरी मामी जी ने कहा कि रश्मि जल्दी जाओ, हॉस्पिटल जाना है। हड़बड़ा दिया एकदम से, डर गई, डरते डरते। रोज मंदिर का एक नियम ले रखा था कि शिव मंदिर का वहां पर एक शिवलिंग था ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का। ब्लैक कलर वाले शिवलिंग की पूजा मैं करती थी। उसमें कहा था पंडित जी ने राम राम लिख के बिल पत्र चढ़ाना। क्या बताऊं मैं संगत जी, वहां जब मंदिर गई फर्स्ट दिन, एक तो मैं ऐसे ही इतनी परेशान, और जैसे ही फर्स्ट डे मैं वो मंदिर गई, वहां पंडित जी ऐसे थे कि मैं जैसे ही बैठने को गई वैसे ही मेरे नीचे से आसन खींच लिया। एक तो जैसे इंसान दुखी ऊपर से बैठने गया मंदिर में, वो उसमें अभी आसन खींच लिया। इतनी तकलीफ हुई दिल को, लेकिन हाँ वो भी मेरे कुछ कर्म ही थे जो गुरु जी कटवा रहे थे। और वहां पर एक व्हाइट कलर के सिल्वर की भी शिवलिंग थी, जिस पर जल नहीं चढ़ाते थे। फिर मैंने वहां पूजा वूजा करी। और उस दिन क्या हुआ पता नहीं, इतना मामी जी मेरे को हड़बड़ाई मेरी, तो मैं हड़बड़ा के, एक मेरे पास घूमते हुए जोर से ऑटो आई,
और मैं मंदिर हमेशा पैदल जाती थी, पास में ही था। उस दिन ऑटो आए मेरे पास खुद घूमते हुए। मैंने, भैया मंदिर चलोगे? बोले हाँ चलूंगा। वहां से मैंने मंदिर गई, पूजा करी। हौस खास में पूजा करने के बाद मैं बोलती हूँ, भैया बड़े मंदिर चलो? बोला हाँ चलेंगे। बोले कितना लोग? बोला आप तो रोज जाते हो। पता नहीं, फिर भी दिमाग में इतनी हड़बड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसने कहा ना कि आप तो रोज जाते हो, आपको तो पता ही है, जो देना वो दे देना, मेरा दिमाग एकदम से कहीं ना कहीं, गुरु जी कहीं ना कहीं जब आपसे कुछ चीजें करवा लेते हैं तो वो आपको इंडिकेट भी करते हैं कि मैं था मेरे साथ। तो संगत जी ये बात हुई है, सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग है, सब पर मेहर अलग अलग गुरु जी करते हैं। लेकिन गुरु जी जैसा अनोखा कोई भगवान मैंने नहीं देखा। इनसे मिलने के बाद ही मुझे समझ आया कि मीराबाई कैसे अपने भगवान में इतना प्रेम करती थी, और कैसे विष का प्याला उन्होंने पी लिया और उनको कुछ नहीं हुआ। ये इस चीज की फील मैंने गुरुजी से मिलने के बाद ही आई मेरे को, कैसे गुरुजी मेरे को फील कराई ये सारी चीजें। उसके बाद संगत जी, उस दिन एकदम से हड़बड़ हड़बड़ दिमाग में लगी हुई थी कि सारी फैमिली आ गई, डॉक्टर कह रहे जल्दी से आ जाओ, कुछ भी होने वाला है। मतलब लिटरली वो मेरे अंकल को आइस बॉक्स में डालने वाले थे, और सारी मेरी फैमिली एकदम परेशान परेशान। और मैं सोची अच्छा ठीक है, अब भगवान को क्या बोलूं। पता नहीं मिलना हो नहीं हो मेरे हस्बैंड से। अब ऐसे भी 6-7 दिन हो रखे, सिलेक्ट कर रखा है, एक हाथी तो मेरे को पकड़ना है, और से तो कुछ बोल तो रहे ही नहीं थे। आज 7-10 दिन हो गए थे, कुछ बोला ही नहीं था। तो नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हाथ पकड़ना है वो तो बाद में भी जाके पकड़ लूंगी, अब कुछ है नहीं। मैं ना, एक मंदिर आता था हौसका सा 46 स्क्वाट के बीच में, वो मंदिर मेरे को जाना था। मैंने कहा ऑटो वाले को, भैया पहले तो हम आगे निकल गए, भैरव मंदिर, भैरव मंदिर हमें जाना था। मैंने कहा कि भैया छोड़ दो, नहीं जाते, लेट हो रहे। फिर अचानक से क्या दिमाग में आया, बोले भैया भैरव मंदिर चलो। अंकल जी को जो मन होगा, भगवान का जो मन होगा, मिलाना होगा तो मिलाएंगे, नहीं मिलाना होगा तो नहीं मिलाएंगे। ऐसे भी अंकल जी बात तो कर नहीं रहे हैं, भैरव मंदिर तो हो लेती हूँ। और उन्होंने एकदम, क्या बोलूं, एकदम विमान जिसको कहते हैं ना, वैसा ही एकदम से लेके मुझे भैरव मंदिर में उतारा। भैरव मंदिर में एकदम बिल्कुल शिवर करते करते मैं दर्शन करी, और दर्शन करने के बाद फिर ऑटो में बैठ गया, और ऐसे उड़ा के लाया मैं बता नहीं संगत जी। और ऐसी खुशबू मुझे इंडिकेट कर दिया गुरु जी ने कि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन फिर सब चीज भूल जाते हैं, फिर दिमाग में डालते हैं गुरु जी, फिर भुला देते हैं। ये बात भी है गुरु जी की। आई तो सारे घर वाले थे, बिल्कुल मैं तो देख के ऐसे रो पड़ी। ठीक है, सब बच्चे बच्चे भी आए इतने दिनों, 1 महीने के बाद बच्चों से मिलना करना हुआ गुरु जी की कृपा से। सारी चीजें हुई। फिर मेरी मम्मी आईसीयू में गई, मदर इन लॉ आईसीयू में गई, और देखी अपने बच्चों को, देखा 1 महीने के बाद ऐसी हालत में, चारों तरफ से तारों से उलझा, कहीं वेंटिलेटर है तो कहीं डायलिसिस हो रही है, कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके से जाल में फंस चुका था। कहते थे डॉक्टर कि इनको बोलो सांस ले अच्छे से, अच्छा खाना खाए। मेरे को कहते रहते थे कि अपने हस्बैंड को बोलो कि अच्छे से खाना खाए, तभी तो बाहर निकलेंगे। मैं अपने मन में सोचती थी इस तरीके से तारों में लपेट दिया है, कोई इंसान कैसे ही निकले, जैसे मकड़ी की जाल चारों तरफ बिछा हो, वैसे पूरे तार फंसा रहता था। ऐसा लगता था बेचारा ऐसे फंस गया था। दिन पर दिन तबीयत खराब ही होती जा रही थी। मेरी मदर इन लॉ जब आईसीयू में गई और मेरी बेटी के साथ, दोनों एकदम घबरा गए। मेरी मदर इन लॉ ने कहा आपने मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। पूरे मेरे अंकल जी का चेहरा एकदम ब्लैक, लिटरली जैसे विष पी लिया उन्होंने, एकदम ब्लैक कलर, और एकदम पतले हो गए। काफी अच्छा हेल्थ था उनका ऑपरेशन के पहले, लेकिन धीरे धीरे इतना डिट्रॉइट करके कि कुछ भी नहीं रहा। फिर मेरी मम्मी मदर इन लॉ ने उनके चेस्ट पे हाथ लगाया, भगवान का नाम लिया, जैन है उन्होंने, अपना जैन भगवान का नाम लिया। और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, उन्होंने जैसे ही उनके चेस्ट के पास हाथ लगाया, उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम से 99। मेरे भैया भी डॉक्टर हैं, कजन है जो मेरे अंकल जी के भाई है, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ उस समय थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि 99, तो वैसे ही वहां पर डॉक्टर भी थे, वो कह रहे थे आंटी अब आप नीचे जाइए मैडम, अब हम इनको देख लेंगे। जो बिल्कुल होप छूट गई थी, वो एकदम से मम्मी के चेस्ट पर हाथ लगाने से एकदम 99 ऑक्सीजन लेवल उनका ऊपर चला गया। डॉक्टर ने कहा चलो अब कोई बात नहीं, अब आप नीचे जाइए, रूम में बैठिए, हम संभाल लेंगे। बड़ी राहत आई। चलो फिर भी उसके बाद
डॉक्टर ने, मेरे मामा जी ने बहुत मेहनत करी इसके पीछे, मेरी फैमिली ने जितनी मेहनत करी है ना, बस गुरुजी कराने वाले हैं, वो तो मैं आज समझ रही हूँ ना संगत जी, लेकिन उस समय तो फैमिली ही लगती थी। कहते हैं ना, जाके राके साइयां मार सके ना कोई, सचमुच ये बात तो है। और इतने ब्लेस्ड गुरु संगत जी, हम लोग इतने ब्लेसिंग गुरु जी की क्या बताऊं, मतलब कोई चाह, कहते हैं ना सारी कायनात अनुराग के लिए ब्लेसिंग कर रही हो, कोई भी मिलता कुछ भी होता कहते हैं हम ब्लेस कर रहे हैं, हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं। इतनी पूजा पाठ गुरु जी ने करवाई, मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इतनी पूजा करूं। जिसने जो मंत्र, जिसने जो पूजा करी, मैं खुद सोचती थी कि क्या मैं कर रही हूँ, क्या हो रहा है, लेकिन कराने वाले तो वो परमात्मा ही बैठे थे, महाशिव, नहीं तो मेरी इतनी शक्ति ना थी। मैं तो इतना ज्यादा भगवान पर विश्वास भी नहीं करती थी, सोचती थी बस कभी किसी का बुरा ना हो, और डे टू डे लाइफ में हम ऐसे नहीं हैं, इतने अच्छे भी नहीं कि हम बुरा ना करें, वो भी हमारे से होता ही है, बट जब भगवान मिल जाते हैं ना तो सब चीज इजी हो जाती है, ये बात तो मैंने देखी है। संगत जी, आप विश्वास करना, अगर किसी पर भी कोई दिक्कत आए ना तो आप भगवान पर सरेंडर कर दो, वो जरूर आपकी नैया पार लगा देंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन कर संभालने वाला भगवान है, ये चीज तो अब लाइफ में ऐसा लगता है गुरु जी ने समझा दिया, सबर करना सिखा दिया। सबर कर, शांति ले, हड़बड़ाओ नहीं, कभी किसी को बुरा मत बोलो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो तो आपका भी अच्छा होगा। जो करो अच्छा करो, कभी बुरा नहीं करो किसी का। ये गुरुजी ने सिखाया, मैं नहीं, मेरे पूरे परिवार को इतना संभाला। मैं गुरुजी को कहती थी, भगवान को कहती थी, भगवान मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे बच्चों के लिए, और मेरे पति के पेरेंट्स साथ में ही रहते हैं हम सब, उनके लिए अनुराग को जरूर ठीक कर देना, कि फिर और कौन होता है फैमिली में, तो आप जानते ही हो संगत जी, मेरे हस्बैंड ही है सारा बिजनेस बिजनेस देखने वाले, और इन दिनों मैं पूरा बिजनेस बिजनेस सारा काम मेरे ऊपर, वो बेचारे उनको सांस नहीं आती थी, लेकिन सारा बिजनेस का बताना कि किसको कितना कैसे करना है, बिजनेस कैसे देना है, क्या करना है, सारी चीज मुझे धीरे धीरे बताते चले जाते थे। और ऐसा लगता है कि सारी चीजें गुरुजी ही करवा रहे थे। कि कोविड में 2 साल, मैं 2019 में अपना बुटीक वाइंड अप करी हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की ऑफिस ज्वाइन करी। कोविड में सब लोग घर में रहते थे और मैं ऑफिस चली जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड कहते थे चुपचाप बैठ के सिर्फ देखो, सिर्फ देखो। मैं सोचती क्या देखूं, परेशान हो जाती थी, लेकिन कहते थे देखो। वही देखा हुआ मेरा पता नहीं संगत जी इतना काम आया कि मैं बिजनेस को किसी तरह संभाल के रखा, लेकिन मैं लिटरली 1 डेढ़ महीने अकेले बिजनेस, ऑफिस, कहीं बच्चे, कहीं डॉक्टर करते करते इतना थक गई थी, तब मैंने गुरुजी को कहा कि अब और मेरे से नहीं होता भगवान, मैं और नहीं कर पा रही हूँ। तो पता है संगत जी, जिस दिन मैंने बोला और 8-10 दिन के अंदर मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि बिजनेस मैं देख लूंगा, तुम शांति रखो, तुम वहां छोड़ दो अब। जितनी मैं लैपटॉप लेके गई, ऑफिस का सारा काम करती, कभी ऑफिस, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी, उस चीज से मेरे को गुरु जी ने लग गया। फिर कुछ समय के बाद मैं ऐसी पूरी दिल्ली घूमती रहती है, ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली ही मैं घूम रही। सच बताऊं तो संगत जी, मुझे दिल्ली बहुत पसंद आती थी, तो मेरे हस्बैंड बोले बेकार है दिल्ली, क्या करोगे, बोले नहीं दिल्ली मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लग रहा था कि मुझे घुमा रहा है कोई, तो मैंने, मेरे फ्रेंड ने कहा तो बोल अब भगवान को कि तुझे लेके जाए रांची। पता नहीं संगत जी मेरे दिमाग में क्या, मैंने कहा, कभी नहीं कही 2-3 महीने में एक दिन कहती हूँ कि भगवान बहुत हो गया, अब मुझे रांची भेज दो। और 10-15 दिन के अंदर ही मैं रांची आ गई। ऐसे लगता है जो जो चीज मैं सोची गुरुजी ने मुझे, ऐसे लगता है हाथ पकड़ के वो चीज करा दी, हाथ पकड़ के। और मेरे अंकल को भी इतनी बार दर्शन दिए, वो बाद में जब उनकी तबीयत ठीक हुई, उनको होश आया, तब उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू करा कि मेरे को सिर्फ शिवलिंग दिखती थी सपने में और मैं दूसरी दुनिया में चला गया था। और पता है संगत जी, उनके हाथ में, लेफ्ट हैंड में जहाँ से कैनुला लगी हुई थी, वहां ओम बन के आ गया। ब्लेसिंग तो इतनी है गुरु जी की, कितनी बड़ाई कम करी जाए, मतलब किससे कहानियों में भी कभी नहीं सुना था। और सचमुच गुरु जी कहते हैं जिनके साथ होती है वही बिलीव कर सकता है, उन्हीं को बिलीव करने की है कि हाँ गुरु जी की बड़ाई इतनी होती है और गुरु जी ऐसे ब्लेस करते हैं। आज भी मुझे लगता नहीं है कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, मतलब इतना अमेजिंग, इतनी अमेजिंग पावर ना संगत जी बता नहीं सकते। फिर एक दिन डायलिसिस मेरे हस्बैंड का चलता रहता था संगत जी,
जहाँ डायलिसिस रूम था फोर्टिस कोर्ट में, वहां पर संगत जी 3 पहाड़ बने हुए थे, और मुझे पता नहीं और तीनों से पानी बहते रहते थे। मुझे लगता रहता कब बंद हो इनका डायलिसिस, कब बंद हो। डायलिसिस बहुत पेनफुल होता है। पूरे हस्बैंड एकदम मेरे शिवर करने लगते थे, ना खाना ना कुछ करना, इतना पेनफुल होता था। और बहुत डेलिकेट से हैं, और मतलब इतने अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती ऐसे तो मेरे हस्बैंड। फिर मैं पता नहीं मुझे क्यों बिलीव होता था कि मेरा हार्ट डायलिसिस बंद हो जाएगा। वो जो 3 पहाड़ से दिखते थे ना, मुझे गुरु जी का त्रिमूर्ति स्वरूप दिखता था। और जब मैं पहली बार त्रिमूर्ति स्वरूप मुझे दिखता था, तो मुझे लगता था अब ठीक हो जाएगा, दूसरी बार डायलिसिस करे अब ठीक हो जाएगा। गुरु जी कह रहे अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और हम जी कि हम सोचे कि हाँ बस लगता है कि बस अब है गुरु जी, तो बस फटाफट फटाफट हो जाए, बट कोई भी चीज को टाइम लगती है। और मुझे तो लगता है कि मेरे केस में ऐसा था कि गुरु जी कह रहे मतलब गुरु जी ने इसीलिए तबीयत ही खराब करी या क्या करी कि हम उनसे जुड़ पाए। कहते हैं ना, एक है कि माड़ा दिन में ही भगवान मिलते हैं। वो दिन सोचो तो अच्छे भी बहुत होते हैं कि आपको भगवान मिल गए। तो कभी कभी तो मैं यही सोचती हूँ कि वो दिन ही बहुत अच्छा था जब मुझे गुरु महाराज मिले। मेरे को बहुत दिल में रहता था कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे गाइड करे, जो मुझे बताए कि आगे लाइफ में क्या करना है, और जिनकी बात मैं मान सकूं। ऐसा कोई नहीं था जिसकी बात मैं मानूं और सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ वो मुझे कुछ कह रहा है मैं उनकी बात मान ली। तो बस मुझे ऐसा लगता कोई मुझे ऐसा गुरु मिले। तो सचमुच मुझे ऐसे गुरु भी मिल गए जिनके पर मैं पूरा फेथ कर सकती हूँ, जो मुझे कुछ बताते हैं। आज भी कुछ भी बात होती है, डायरेक्ट कनेक्शन, किसी से कुछ पूछने का दिल ही नहीं करता। भगवान ऐसे साथ देते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनसे पूछो बस। किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं लगती। उनसे पूछो तो ऐसा लगता सही है। बाहर इधर उधर हम किसी संगत को या किसी और से पूछते हैं, बात करते हैं, तो लगता कुछ अलग ही मतलब है या कुछ अलग बताएंगे। और अपने गुरु से पूछो, लगता फाइनल डिसीजन गुरु जी का जो है सो है। पर इतना पैम्पर करते हैं गुरु जी। और मेरे अंकल का फिर, सॉरी संगत जी मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही हूँ, पता नहीं मुझे। डायलिसिस चल रहा था मेरे अंकल रांची में। रांची आए नवंबर में, 3 महीने तक वो आईसीयू में रहे। और संगत जी एक बात बताती हूँ, जो अटेंडेंट हमारे रूम के लिए हमें मिले, एक अटेंडेंट आए, 2 अटेंडेंट आए, कोई भी टिक के नहीं रहे। कोई आ रहा है 2 दिन में चले जा रहे हैं, कोई आ रहा है 3 दिन में चला जा रहा है अटेंडेंट। जो हमारे हॉस्पिटल के में रूम के लिए अटेंडेंट थे, एक अटेंडेंट आया वो भी झारखंड से। तो पूछा कि भैया आप कहाँ से आए हो? बोला हम झारखंड से आए हैं। तो मैं और अनुराग दोनों सरप्राइज, ये झारखंड से कहाँ है? तब मुझे लगा कि पता नहीं ये अटेंडेंट भी कैसा होगा, इन्हें कुछ काम वाम भी आता है नहीं आता है। तो मैंने पूछा कि आपको कहीं काम करे हैं? बोले नहीं मैं तो नहीं करा हूँ, पहली बार ही है। लेकिन क्या बताऊं संगत जी, उनको देख कर मुझे ऐसा लगता साक्षात गुरु जी है। उनकी आंखें ऐसी बोल रही थी, ऐसे जैसे गुरु जी आंखें करते थे, मेरे को दिखाते थे जैसे गुरु जी, बस वैसे ही उसकी आंखें। मैं ना नहीं बोल पाई। मैं बोली अच्छा ठीक है आप कर लो हिम्मत करके कि अब तो कुछ बात नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। तो बस वो वाले अटेंडेंट को रखा। और वो सत्संग मैंने पहले गुरुजी ना कभी कभी मुझे ना पहले ही ऐसा लगता है इंडिकेट कर देते थे। सुनाया था मुझे गुरुजी ने एक सत्संग की, मुंबई में किन्हीं के यहाँ वो एज अ सर्वेंट बन के आ गए थे। तो पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात आई कि ऐसा लगा कि ये गुरुजी, और उनकी आंखें, उनका खाने का तरीका। कोई भी अटेंडेंट आते ना पैसा लेते थे कि मुझे दे दीजिए पैसा, मैं खा के आ जाता हूँ, मैं घूम के आता हूँ। लेकिन वो ऐसे थे, वो सिर्फ 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 मेरे अंकल का ध्यान रखते थे। और उनके ध्यान रखने से मैं इतनी फ्री हो गई थी कि मैं एकदम हवा की तरह जाती थी बड़ी मंदिर, और हवा में ही ऐसे लगता चली आई। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि बड़ी मंदिर इतनी दूर है। गुरुजी ने इतना लंगर प्रसाद खिलाया, ऐसे साथ में रहे ना भगवान मेरे, कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं होता कि भगवान किसी के साथ ऐसे रहते हैं। सचमुच मेरे साथ भी नहीं होता ना संगत जी, तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाती। एक बार ऐसे ही मैं वहाँ फोर्टिस एस्कॉर्ट में कैंटीन थी, वहां बैठी, सुबह उठ के आई, चाय और रस्क लेके खा रही थी। एक आंटी वहां बैठी थी,
तो मैं वो थोड़ी सी दूर में बैठी थी, मैं तो बोली बेटा आ जा। उन्होंने जैसे ही मुझे कहा बेटा आ जा, मेरे तो लिटरली रोना आने लगा। ऐसे लगता है मम्मी ने कह दिया है कि आ जा, मतलब 1.5-2 महीने बाद कोई कहे बेटा आ जा। ऐसा लगा कि बस मेरी माँ है जो मुझे बुला रही है, जो खाने के लिए किसी ने तो पूछा हो। ऐसी बात नहीं है, नहीं पूछते थे, सारी फैमिली बहुत अच्छी, मतलब ब्लेस्ड, ओवर ब्लेस्ड जिसको कहना, वो है मेरी फैमिली और हम लोग। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो कैंटीन में वो आंटी भी परेशान थी, अपने अंकल को लेकर ऑपरेशन कराने के लिए आई थी। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बात होते होते वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स बता रही थी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी। इसी बीच मुझे लगा उनके फोन पर एक कॉल आ गई, तो वो अपने बेटी से बात करने लगी। तो मैं अपना फोन चला रही थी, मैं सोची इनको मैं गुरु जी के बारे में बताऊंगी। संगत जी, मैं तो ये सोच रही थी और वो गुरु जी का स्वरूप अपने मोबाइल में लगा रखा, और वो ये कह रही थी मेरी बेटी का फोन फटाफट खत्म हो जाए तो मैं इनको गुरु जी के बारे में बताऊं। हम दोनों अपने अपने मन में यही सोच रहे हैं, और वो आंटी फटाफट फोन रखी और देखा मैंने उनके भी लगा हुआ स्वरूप उनके मोबाइल में भी। तब फिर हमने और बातें करनी शुरू कर दी। तब तक गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर चुके थे, और उस दिन गुरुजी मेरे पास आए और गुरुजी ने चाय भी पी थी। ये मुझे गुरुजी ने फील कराया कि मैं आया था और तूने मुझे चाय पिलाई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया, फिर अनुराग के लिए भी लंगर प्रसाद भेजा। आईसीयू में कभी कोई मुझे मना नहीं करता कि आप आईसीयू में 12 बजे मत जाओ, 1 बजे मत जाओ। फोन लेके भी जाने, मतलब ऐसे देखा जाए तो मेरे मामा जी की इतनी जान पहचान थी, और डॉक्टर ने भी इतना सपोर्ट करा। 1 महीने तक तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, 1 महीने तक तो किसी ने ये तक नहीं कहा कि आपके हस्बैंड ठीक हो रहे हैं। मतलब लिटरली 10-10 20-20 डॉक्टरों की टीम आती थी, और कोई ये नहीं कहता था, किसी ने भी सिंगल पॉजिटिव ये नहीं दिया कि ठीक हो रहे हैं, देखते हैं। मैंने कहा, कैसा हॉस्पिटल है, कभी कोई ये नहीं कहता कि हाँ अब ठीक हो जाएगा। मतलब लिटरली भिखारियों की जैसे कि क्या हुआ है अब तो बताओ ना, कब हो जाएंगे ठीक, ऐसे पूछना पड़ता था। लोग आते थे, ऑपरेशन करा के चले जाते थे। बस मैं और मेरे अंकल राह देखते रहते थे, किस दिन हम जाएंगे, रूम में शिफ्ट होंगे, किस दिन हम घर जाएंगे, ऐसे ही हम करते रहते थे। लेकिन बस एक दिन मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा तंग आ गए, तो कहते हैं कि मैं कब बाहर आऊंगा। तो उसके कानों में आवाज पड़ी गुरुजी की, तब तक वो गुरुजी को मानने लगे थे, क्योंकि वो गुरुजी ने उनको बहुत सारे ड्रीम्स वगैरह दिखाए और अपना स्वरूप का दर्शन भी कराया। एक दिन वो ऑपरेशन करा के आए, तो मुझे तो नहीं, मेरी मामी जी को कहा, लगता है मामी जी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स वाले भी गुरुजी को बांधते हैं। मेरी मामी जी ने वो कहा कैसे, बोले देखो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मामी जी ने इधर उधर घूम के देखा, उनको तो कहीं स्वरूप नहीं दिखा, लेकिन वो दिल्ली की थी, वो जानती थी। उन्होंने सोचा इसके मन का वहम है, वो आके नहीं बोली। बाद में उन्होंने 10 अगस्त को, 17 अगस्त को ये वाली बात शेयर करी कि मुझे ऐसे ऐसे कहा था कि मैंने गुरु जी के दर्शन करे। उसके बाद भी इतने सत्संग है। मैं बताती हूँ एक और सत्संग। संगत जी, मैं रूम में थी अपने, जब आईसीयू से रूम में जब शिफ्ट हुए, तो मैं रूम में सोई हुई थी। सुबह में जब उठी, तो मैं जब जो मंदिर जाती थी वहां शिवलिंग की पूजा करती थी, वहां पर एक सफेद रंग का भी शिवलिंग रखा था। जैसे मैं सुबह उठ के अपनी आंखें खोली, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवलिंग रखा है। बाहर नजरें उठाई, और पता है क्या, वो सिंटेक्स की टंकियां थी, एक ब्लैक कलर की टंकी और सफेद रंग। मुझे तो तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शिवलिंग क्यों मुझे दिखाई दे रहा है। बाद में 2-4 घंटे के बाद मुझे वो चीज दिखी कि ये सिंटेक्स की टंकियां। सच बताऊं तो संगत जी, मैंने व्हाइट कलर के सिंटेक्स की टंकियां ही वहीं पर देखी हॉस्पिटल से। तब मैं अपने सर पर सोची, अरे यार ये मैं भी दिमाग में क्या लगा रखा है, शिवलिंग दिख रहे हैं मुझे, ये तो सिंटेक्स की टंकियां हैं। फिर बाद में समझ में आया, अच्छा ये भी तो भगवान का ही कुछ है जो मुझे दिखाना चाह रहे हैं। और संगत जी, देखो मैं क्या क्या बोलती हूँ, मुझे क्या क्या याद दिलाते हैं गुरु जी। गुरु जी प्लीज, कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करना संगत जी, आप भी माफ करना। एक बार संगत जी, मेरा बड़ा मन रहता था कि मेरे घर पे न राखी का फंक्शन हो। मेरे घर की कोई सिस्टर नहीं थी, तो हमारी और रिलेटिव हैं, उनके सिस्टर थी। तो मेरी शादी को आज 20 ईयर्स हो गए।
तो कई इतने साल में कभी भी हमारे घर पर राखी नहीं हुई। सोचते थे अब राखी हमारे घर पे करेंगे। और मैं जॉइंट फैमिली से आई थी, मारवाड़ी फैमिली से। ये सब फंक्शंस बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन मेरे यहाँ जैन फैमिली में ये कभी हुआ ही नहीं है। मुझे लगता था यार मेरे घर में कोई फंक्शन ही नहीं होता है। राखी का फंक्शन अब करूंगी, अब करूंगी, मेरा नया फ्लैट बन जाएगा तो करूंगी, लेकिन हो के नहीं दिया। और संगत जी क्या बताऊं, मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ और 10 अगस्त से 12 अगस्त को राखी, मेरी जेठानी का फोन आता है कि रश्मि बच्चों को घर पे मेरी जेठानी का फोन आता है मेरे घर पे भेज दो, चाची जी और बच्चों को, हम तेरे घर आके क्या करेंगे, फालतू का तामझाम हो जाएगा। और हमारा बहुत अच्छा ग्रैंड फंक्शन होता, सारी फैमिली इकट्ठे होके तब हम राखी का फंक्शन करते इतने सालों से। पता नहीं रेंडमली मेरे दिमाग में आया कि भाभी आप ऐसा करो, घर ही चली जाओ फंक्शन के लिए, राखी घर पे कर लो। भाभी ने ना नहीं करी, तुरंत वो भी रेडी हो गई और सब पिज्जा पास्ता सारा खाना मिठाइयाँ सब बना के संगत जी वो घर पर लेकर आ गई। और यहाँ आईसीयू में है अनुराग, और वो भी सिडक्ट है, ना किसी से बात करना ना कुछ करना। और इधर मेरे घर में फंक्शन हो रहा राखी का, तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो भगवान अगर इतना बड़ा फंक्शन भी मेरे घर में करा रहे तो कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुछ गलत हो। इतना बड़ा फंक्शन कराने का मतलब होता है भगवान को कहीं ना कहीं ब्लेस करना हो, ये चीजें भगवान ने। और गुरु जी के क्या मैं बताऊं संगत जी, पैसे की ऐसी दिक्कत लगी कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। पर डे इतना बिल आ रहा है, लेकिन गुरु जी ने ऐसे पैसों की बरसात कर दी लिटरली। कोई कहता है मतलब मेरी फैमिली वाले भी इतने अच्छे हैं, सब ने इतना सपोर्ट कर रहा, फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली। कोई कहता है मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं अकाउंट में इतना डाल देता हूँ, मैं इतना अकाउंट में डाल देता हूँ। तो मेरे देवर ने कहा बाप रे बाप रे, सब तो ऐसे कह रहे अकाउंट में डाल देता हूँ। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल का बिल भी देने के बाद तो हमें फॉरेन टूर करना होगा। बोले भैया मत ही बोलो ऐसा, तो हमें तो पैसे वैसे कुछ भी नहीं चाहिए। सबको बोल दो कोई अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं, जब जरूरत लगेगी तो हम खुद कह देंगे। बोला हाँ ठीक बात है। फिर कभी भी कुछ जरूरत हुई संगत जी मेरे हस्बैंड को, 16 17 को एक मेडिसिन, मैं एक और बात बताती हूँ संगत जी। मैं 10 अगस्त के पहले 6 7 को रांची आई थी। रांची में मुझे वास्तु का काम था, जब मैं अपने अंकल जी को दिल्ली लेके जा रही थी ऑपरेशन के लिए। और हमने 2020 में अपना नया फ्लैट बनवाया था। नया फ्लैट जब हम बनवाए तो हमने वास्तु का काम किसी और से कराया, और मैं वास्तु को थोड़ा मानती हूँ। और जब से इस फ्लैट में आई तब से फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे को चल रही थी। मेरे टंग में प्रॉब्लम आई और वो जा ही नहीं रही, इतने डॉक्टर को दिखाया कुछ करा लेकिन प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है। क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आता। और उन दिनों इतनी डिस्टरबेंस भी हो रही थी 2000 के बाद, एक तो कोविड, चलो उससे तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा था कोविड में। लेकिन फिजिकली बहुत टेंशन हो, पैरों में दर्द, बैक एक प्रॉब्लम, टंग में प्रॉब्लम, फिर हस्बैंड की प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इश्यूज, कुछ कुछ हमारे रिलेशन भी इतने ज्यादा, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए, बच्चे भी घर में होते थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई घर में भी। इतनी टेंशन हो गई तो लग रहा था कि बस अब तो घर में रहना ही मुश्किल हो गया, डिप्रेशन ही होने लगा मुझे। तो ऐसे लगा कि भाग जाऊं घर को छोड़ छाड़ के, पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद संगत जी उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं चाहती थी कि मेरा वास्तु का काम हो, तो पता नहीं कहाँ से वो वास्तु वाले भी उसी बीच आ गए। अब मैं दिल्ली से रांची आई हूँ भाग के, वो उड़ीसा से आ रहे हैं मेरे पास। और मैं वास्तु का काम कराने घर पे आई हूँ। उन्होंने कुछ कुछ वास्तु का ऐसा ऐसा काम बताया। मैं तो सोची चलो मैं रांची जा रही हूँ 2 दिन घर में आराम से सोऊंगी, कहाँ, क्योंकि जिस रूम में मैं सोती थी उसका उस पे एक सोफा लगी थी और वो भी एकदम तिरछी सोफा। ऐसी कि मेरे को बैकएक की प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, मैं तो सोची और मेरे को बैकएक की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पता नहीं भगवान ने ऐसी अंदर एनर्जी डाल रखी थी तो मैं साइक्लोन की जैसे मेरे अंदर एनर्जी डाल दी। वो उड़ उड़ के मैं रांची आती थी और फिर चली जाती थी, काम निपटा के ऑफिस देख लेना, बच्चों को संभाल जाना, घर में कुछ चाहिए तो कर जाना, सब कुछ सब
कोई थे, लेकिन फिर भी आपकी जो जिम्मेवारी होती है वो तो आप ही करोगे ना, कुछ कुछ जिम्मेवारियां। मैं आई, फिर मैं वास्तु का काम वाम कराया, रात भर मैं इतनी डिस्टर्ब रह गई। वास्तु वाले ने ऐसा ऐसा काम बोल दिया, इतना पार्टीशन घर में डाल दिया कि मैं तो सोची मेरा घर तो दो जगह डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा कैसे होगा। मतलब मैं तो सोची थी आके मैं रेस्ट करूंगी, घर में सोऊंगी, और यहाँ तो ऐसी आफत हो गई, क्या बताऊं मैं संगत जी। लेकिन मेरा जो वास्तु का काम हुआ है, एक दिन के अंदर मेरा वास्तु का काम हो गया, और मैं दूसरे ही दिन, फिर भी इतनी परेशान थी, काम तो हो गया, चलो सब कुछ अच्छा। फिर मैं, मेरी फ्रेंड रात को 10-11 बजे मेरे से मिलने आई, और फिर मेरा फ्रेंड कहता है कि ऐसा करते हैं, कल तेरी फ्लाइट है तो मंदिर चलना सुबह। ठीक है। 11 बजे की मेरी फ्लाइट थी, सुबह 8 बजे नहा वहा के मैं मंदिर चली गई। जैन है तो मम्मी ने कहा कि जैन मंदिर हो लेना, महावीर स्वामी का गंदोदक ले आना। फिर मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं रानी सती दादी को बहुत मानती थी। बहुत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मानती थी, बचपन से वही संस्कार पड़े थे कि हाँ कुछ भी हो तो दादी हैं। तो उनके मंदिर वो मुझे लेके गया, मैं उनके मंदिर गई। उसके पास वो मेरी जो फ्रेंड है वो श्याम बाबा को बहुत मानती, तो वो श्याम बाबा के मंदिर लेके गई। उसके बाद श्याम बाबा के मंदिर के बगल में हनुमान जी का मंदिर था। तो हनुमान जी के हाथ में ना पहाड़ था। तो मैंने हनुमान जी के सामने कहा कि भगवान आपके हाथ में जो ये जड़ी बूटी है ना, जैसे आपने राम जी को ये जड़ी बूटी ला के दी थी, अब अनुराग को भी यही जड़ी बूटी चाहिए। उसको कोई मेडिसिन सूट नहीं करे, दिन पर दिन डिट्रॉइट होता जा रहा है। कुछ तो करो भगवान, आपके हाथ में जो जड़ी बूटी ना, मुझे वही चाहिए। और क्या बोलूं संगत जी, मैं 7 और 8 को वापस चली गई, अगस्त की बात है, और 9 को वो ही मेरा दोस्त आया, और वही जड़ी बूटी के रूप में गुरु जी आए। और उस दिन 9 से ही गुरुजी आए, और उसके बाद जो 16-17 को अनुराग को जो मेडिसिन लगी है, वो यूएस की मेडिसिन थी। वो लोकल इंडियन मेडिसिन नहीं थी, बाहर की मेडिसिन थी। और कैसे वो मेडिसिन मिली है, 70,000 का रेट था, कैसे कैसे करके किधर किधर से लिंक कराते कराते वो 45,000 की मेडिसिन आई। और 45 वाइल वो मेडिसिन लगी है। इतनी ज्यादा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में हो गई थी, इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। और वो मेडिसिन पड़ती गई, और धीरे 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 उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती चली गई। एक बार ऐसे ही इसका डायलिसिस चलता था, तो जब रांची हम लोग आए संगत जी, तो मैं, मेरे बच्चों की पीटीएम हो रही थी। मैं नहीं, डायलिसिस की बात बताती हूँ, सॉरी। तो मेरे हस्बैंड बहुत तंग आ गए डायलिसिस से, तो एक बार गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं थक गया हूँ डायलिसिस कराते कराते, दिवाली पर भी हम डायलिसिस कराने जाते थे, थक गया हूँ गुरुजी। क्या बताऊं संगत जी, गुरुजी ने ऐसी बात सुनी है, उसके बाद एक डायलिसिस और करवाया और डायलिसिस बंद। ऐसे गुरुजी मन की बात को सुनते हैं, आप मन से उनसे बात करो, आपको बाहर बोलना भी नहीं पड़ता, और गुरुजी हमारी बात सुन लेते हैं। कभी नहीं सुना किससे कहानियों में भी ऐसे भी भगवान होते हैं। वो चीजें गुरुजी ने दिखाई, इतना प्यार दिया ना, पूरी फैमिली को ब्लेस करा, पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। उसके बाद फिर एक बार मैं अपनी बेटी की पीटीएम में गई। हमेशा मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही जाते थे, हम दोनों जाते थे पीटीएम में। पीटीएम में गई, मैं अकेले गई, उस समय अनुराग बेड पे थे। तो जब मैं पीटीएम में गई, एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी में आए अपने बच्चे के साथ में, तो मैं सोची हमेशा अनुराग मेरे साथ रहता था, इस बार अनुराग नहीं है, बस मैंने इतना ही सोचा। उसके 7-8 दिन बाद मेरे बेटे की पीटीएम आई। जब बेटे का पीटीएम आया तो मेरे अंकल कहते कि मैं भी चलूंगा। बोले अरे कहाँ जाओगे, तुम गाड़ी तो चलाओगे? नहीं मैं गाड़ी चला के जाऊंगा। मैंने नहीं, तुम बगल में बैठो, मैं ड्राइव कर लेती हूँ, बैलेंस हो नहीं हो, इतने दिन से तुम्हारी प्रैक्टिस छुट्टी हुई है। बोले नहीं नहीं मैं ही चला के जाऊंगा, जिद में अड़ गए। चलो, और इतनी अच्छी गाड़ी चलाई है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी अच्छी गाड़ी चलाई। मैं तो डर डर के बैठी कि इसके हाँ पैरों से ब्रेक, क्योंकि पैर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो लग रहा था ब्रेक पर से पैर न कुछ गड़बड़ा जाए, कुछ भी एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन इतने प्यार से, और सच बताऊं तो ये गुरु, मैंने उस समय सोचा और दूसरे ही पीटीएम में अंकल साथ मेरे चले गए।
मतलब गुरु जी को तो बोलना भी नहीं, मन में ही, लेकिन हम ही हैं इंसान ऐसे। गुरु जी कहते ना कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तो सचमुच ऐसा लगता है भगवान ने भर भर कर दिया है, लेकिन फिर भी आज कुछ भी हो तो गुरु जी ऐसे नहीं हुआ, गुरु जी वैसे नहीं हुआ। फिर अपने आप को समझाते कि नहीं, इतना कुछ तो दिया है जो इसके लायक भी नहीं थे। एक हस्बैंड दे दिया, उसके मेरे बच्चों का फादर दे दिया, कम बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती है। संगत जी बहुत बहुत प्यार दिया है, और इतने प्यार से रखा ना, मैं क्या बताऊं जी। संगत ने हमें जोड़ा था। संगत जी उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और बोला कि रश्मि मेरे यहाँ नाश्ता करने आना। मैंने कहा नहीं रचना, छोड़ दे, नाश्ता मत करना, नहीं मेरे यहाँ आना। क्या खाएगी क्या खाएगी, 4 बार 5 बार वो जो मुझे कॉल कर करके पूछती थी क्या खाओगे क्या खाओगे, मेरे यहाँ एक दिन तुम जरूर नाश्ता करना। ठीक है, एक दिन मैंने प्रोग्राम बनाया कि चलो मैं उसी के यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैं उसके यहाँ ब्रेकफास्ट करने गई। संगत जी इतना प्यार से कोर बना बना के उसने अपने मेरे मुंह में डाला, मेरे पैरों को उठा के टेबल पे रखना कि तेरे पैर दर्द हो गए होंगे रश्मि, इतने दिन से तू दौड़ रही है। पैरों को इतना प्यार, इतना पैम्पर ना, मैं तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा है कि बस कोई क्या करेगा, गुरुजी ने ऐसे लाड चाव करे हैं, एक फादर की जैसे, एक बच्चे की तरह इतना प्यार से संभाल के रखते थे गुरुजी। मैं क्या बोलूं, मैं तो जितनी गुरुजी की बड़ाई करूं उतनी कम है। मेरी तो कोई औकात भी नहीं होती कि मैं गुरुजी की बड़ाई कर पाऊं, जितने गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। और आज भी हर पल मेरे साथ है, आज भी हर पल सारी फैमिली के साथ। ऐसा ही नहीं है, मेरे साथ, मेरे अंकल के साथ, मेरे बच्चों के साथ। अभी मतलब दिसंबर की बात है संगत जी, सत्संग घर पर हुआ। तो सत्संग होने के बाद घर को ठीक ठाक कर रहे थे, जगह की जगह चीजें लगा रही थी। तो मेरी बेटी के मेरे पास छोटे छोटे गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं एक बॉक्स में। मैंने मंगाए थे ब्रेसलेट बनाने के लिए, और मैं बना नहीं पाई वो ब्रेसलेट, वो बॉक्स में रखे हुए थे। और मेरी बेटी के हाथ से वो ब्रेसलेट का, हाथ का डब्बे है जो ब्रेसलेट का, मेरी बेटी के हाथ में आया और हाथ से छूट गया। मैंने कहा सावी इसमें गुरुजी का ब्लेसिंग है बेटा, गुरुजी का स्वरूप है। बोला ओ सॉरी मम्मा, ठीक से देखती हूँ, गिरा दिया उसने। उसके बाद क्या कहूँ, 31st को मेरी बेटी गई है न्यू ईयर के पार्टी में अपनी फ्रेंड के यहाँ नाइट स्टे के लिए, और उसके पैर में चोट लग गई, लिगामेंट फ्रैक्चर। मतलब क्या उसके ऊपर बड़ा कुछ आने वाला था, उसके पैर में बड़ा फ्रैक्चर होने वाला था, उसके पहले ही गुरुजी ने अपने ऊपर ये पूरा ले लिया। तो मतलब संगत जी, बस आप गुरु जी को बहुत मन से याद करो, बहुत मन से उनको प्यार करो। अमृत वेला अगर आप करना चाहो, अगर गुरु जी आपको आज्ञा दे, उनसे बात करो, उनसे पूछो, और आप अमृत वेला से जुड़ो। पता नहीं गुरु जी ने तो मुझे अमृत वेला से जुड़ाया। रोज 2-3 बजे नींद खोल देते थे खुद ही। मेरी फ्रेंड कहती थी अरे तुझे क्या समझ में आता है, ये पंजाबी में बोल रहे हैं। पता नहीं संगत जी, ऐसे लगता कि कोई मेरी लाइफ पढ़ के ही सुना रहा है मुझे उस अमृत वेला में। 2-2 घंटे का अमृत वेला, कैसे कोई रात को 2 बजे उठ सकता है और सुन सकता है, लेकिन मैंने सुना है, मेरे अंकल ने भी सुना है। और अमृत वेला में जब अंकल की तबीयत खराब थी, एक छलिया करके कुछ बजता था, वो तो मैं नहीं जानती पंजाबी में होता, लेकिन वो उसके लिए होता जब इंसान की बहुत तबीयत खराब होती है। और जो मैं अमृत वेला रिंकू जी का सुनती थी, उसमें वो छालिया बजता था। तो मैं सोचती थी यार ये तो बहुत लंबा होता है, क्या क्या बोलते हैं इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने सुनाया वो। और फिर उन्होंने कहा कि ये होता ही पेशेंट के लिए है और इसको कंटिन्यू सुनना चाहिए। मैं और मेरे अंकल दोनों हॉस्पिटल में भी सुनते थे। मैं फुल साउंड में उसको लगाती थी अमृत वेला को, और मेरे अंकल इतने बीमार थे, कभी नहीं कहा कि रश्मि तुम इसका साउंड कम कर दो। वो भी चुपचाप से सुनते, इतने प्यार से सुनते कि लगता है कि चलो भैया आप भी भगवान का नाम सुन रहे हो। तो मतलब कर जो भी कराने वाले हैं वो गुरुजी हैं। कैसे किसी का साथ देंगे, क्या होगा। और बस आप अपने लाइफ की ना, हम लोग टेंशन लेते हैं, सोचते हैं हम कर रहे हैं, नहीं, कराने वाले भगवान है, महाशिव है। ये किसको क्या कराना है, किससे कराना है, कब कराना, सब इनके हाथ में। लेकिन फिर भी संगत जी, हमें भी अपने थोड़े एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हम उनके सत्संग को सुने। कई बार मैं भी इग्नोर कर देती हूँ,
कई बार मैं भी उनका भोग नहीं लगा पाती हूँ। एक बार की बात बताती हूँ संगत जी। एक बार मैं, गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से मेरे को मिला था, और मैं अपने घर आई रांची। रांची आई तो उस समय मेरे हस्बैंड बीमारी थे। तो मैं आके उनका स्वरूप अपने ड्राइंग रूम में लगा दी, और मेरा घर इतना सूना, मतलब मनहूसियत जिसको कहते हैं ना, वो पूरे मेरे घर में छाई हुई। किसी के मुंह पे हंसी नहीं, कुछ नहीं। मैं सोचू भगवान आप भी आए हो घर में, बट ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि कुछ रौनक आई हो। कहते ना भगवान आते तो बहुत रौनक आ जाती। मैंने ये बात करी, मुझे उस समय टेलीपैथी का भी नहीं पता था। मैंने अपने मन में सोची भगवान आप आए हो, और सचमुच मेरे तो को तो फील कराते थे इतनी फ्रेगनेंस और इतना सपोर्ट, हर डॉक्टर का सपोर्ट, हर फैमिली के मेंबर्स का सपोर्ट, हर चीज में सपोर्ट मिला है गुरु जी की वजह से। तो फिर मैंने कहा क्या बात है, आप भी आए हो भगवान, लेकिन मेरे घर की तो रौनक ही ऐसा लगता है चली गई। मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप गुरुजी को देखना, भोग वोग लगा देना। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने ड्राइंग रूम के एक जगह है वहां पर स्टिक करके चली गई, और वहां मैं सुबह सुबह मंदिर से एप्पल खरीद के लाई थी, वो गुरुजी के भोग के लिए रख के गई, 2 एप्पल। क्या बताऊं संगत जी, मेरे, मैंने अपने बहन को और भाई को बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुलाए थे दिल्ली। तो हम लोग दिल्ली जा रहे थे, छतरपुर जा रहे थे दर्शन के लिए, गाड़ी में बैठकर जो एप्पल मैंने यहाँ गुरुजी को भोग लगाई थी, मैं देख रही हूँ कि एक लेडी मेरी, बस बात कर रहे हैं हम आपस में, जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपस में बहन भाई सब बात करते हैं, मैं बात रेंडमली मेरी नजर जाती है फुटपाथ पर, जो लेडी थी वो मुझे दिखा रही है कि मैं एप्पल खा रही हूँ। एक लंबी सी हाइट वाली लेडी, और मुझे दिखा रही है कि मैं एप्पल खा रही हूँ। मैं पीछे घूम के उनको देखी हूँ। तो ये सारी चीजें गुरु जी आपको खुद बताते हैं, खुद गाइड करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करा रहा हूँ। पहले वो कुछ आपको ब्लेस करेंगे, फिर वो बताएंगे भी कि देख बेटा मैंने तेरे लिए ये करा है। वो गाइड भी खुद करते हैं। हमें कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम ह्यूमन हैं, अपने ही में ही सोचते रहते सारी की सारी चीजें हम कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं। जो भी है गुरुजी है, गुरुजी पर आप फुल सरेंडर कर दो। कराने वाले तो देखो वो भगवान ही है। कोशिश लेकिन हमें जरूर करनी चाहिए कि भगवान को हम सरेंडर कर पाए, भगवान हमें इस लायक बना पाए कि हम सबका अच्छा सोचे, सबके लिए अच्छा करें, और भगवान को यही बोले, यही अरदास करें हम अपने गुरु जी से कि गुरु जी कभी भी कोई ईगो ना आए हमारे अंदर, और हमें सरेंडर करने की शक्ति दो। नहीं तो हमारे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है। मैं तो खुद इतनी सब चीजें भूल जाती हूँ इतनी जल्दी जल्दी, कैसे मुझे सत्संग याद रहता है, कई चीजें को रिलेट होती है, सारी गुरु जी याद दिला देते हैं। तो संगत जी मुझे लगता है मैंने बहुत बोल दिया है। ऐसे तो देखो बहुत सारे सत्संग है, हर दिन गुरु जी से मिलने के बाद सत्संग है। आज भी सत्संग है, आज भी सुबह 2 बजे से मैं उठा रखे गुरु जी कभी कोई सा सत्संग सुनाए, और ऐसा जो भी सत्संग सुनो तो ऐसे ही मुझे लगता है कि आज की मेरी तैयारी हो रही है सत्संग को सुनाने की। इतनी अंदर में कहीं ना कहीं अपने भगवान से बात करना हो, अपने भगवान के बारे में बताना इतनी बड़ी चीज है, तो थोड़ी से तो घबराहट होती है ना संगत जी। मुझे तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन जब एक बार गुरु जी फ्लो में लाते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है, ये तो भगवान बता दिए। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो मैं अपना सत्संग यहीं पर खत्म करती हूँ, और फिर जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर मैं अपना सत्संग करूंगी। गुरु जी फिर से सत्संग कराना बहुत ही अच्छा लगता है, आपका सत्संग शेयर करना भी और आपका सत्संग सुनना भी। लेकिन कई बार मैं इग्नोर कर देती हूँ, नहीं करती हूँ, सोचती हूँ मैसेज सारे मेरे ही लिए थोड़े होंगे कि सत्संग सुन। लेकिन हाँ जब भी खोलती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे मेरी ब्लेसिंग तो जरूर मिल जाती है। तो थैंक यू गुरुजी, हमेशा गाइड करते रहना, सारी संगत पर अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाना। जैसी मेरी फैमिली दी हो वैसे बहुत सारे लोग हैं गुरुजी महाराज जो अकेले हैं, सारे सरवाइव करते हैं, लेकिन मेरे को आपने मेरी फैमिली, मतलब जैसे सारी कायनात लगा दिया आपने अनुराग को ठीक करने में, वैसे ही अगर कोई संगत की तबीयत कुछ खराब हो तो भगवान मैं तो सिर्फ आपसे अरदास कर सकती हूँ कि आप सबका ऐसे ही ध्यान रखना मेरे गुरु जी। सब
की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं। कई मैंने पुरानी संगत से सुना है कि हमारे गुरुजी को ऐसी तकलीफ हुई, हमारे गुरुजी को ऐसी तकलीफ होती थी, तो बहुत सुन के तकलीफ होती है कि हमारी वजह से आज भी तकलीफ होती है। सारी चीज बोल तो देते हैं, मांग भी लेते हैं, हम रो पीट भी लेते हैं गुरुजी से, लेकिन फिर न कहीं लगता है कि गुरुजी सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आपको इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन है तो हम उनके बच्चे ही ना। मैंने तो कभी भी, मतलब मुझे तो अपने मम्मी पापा दोस्त भाई बहन सब गुरुजी ही लगते हैं। कि मैंने हमेशा कान में मेरे एक ही गाना बजता है, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। तो अब मैं अपना सत्संग यही एंड करती हूँ। संगत जी, कुछ भूल हुई हो तो सॉरी गुरु जी। और शुक्राना, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।